नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षांत है और आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ उत्तर वैदिक काल या वैदिक एज का दूसरा पार्ट। एक पार्ट मैंने पहले ही डाल चुका हूँ अर्लियर वाला, तो वो सब पढ़ने के बाद ही इधर पहुँचना। तो जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक एज है ये वाला, ये होता है 1000 से 600 BC के राउंड, ठीक है। और जो वहाँ ख़त्म हुआ, मैंने आपको बताया था कि वहाँ 2000 से 1500 के अराउंड था अर्लियर वैदिक एज, तो वो भी नोटिस करने वाली बात है। टाइमलाइन का अंतर थोड़ा देख लेना। आयरन एज इसमें शुरू होती है। थोड़ा महत्वपूर्ण बातें मैं बता देता हूँ आपको। आयरन एज लगभग 800 BC के अराउंड आयरन एज। आयरन एज का मतलब है कि आयरन की खोज हो चुकी है और आयरन से काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, आयरन का यूज़ होने लग रहा है। तीसरी चीज़ है ये है वैदिक एज में कि यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट और चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। ऐसे ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अर्लियर वैदिक एज में बिल्कुल, जिनका पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट और चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा हम ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। मैं आपको इंडिया का मैप एक बार वापस से बना देता हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं कि जो हमने पढ़ा था आर्यंस कहाँ से आए हैं। ये थोड़ा गुजरात वाला इलाका काफ़ी गलत बन गया, बट कोई नहीं, यहाँ से तो इसे मान के चलिए। तो आर्यंस मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस आते हैं। सेंट्रल एशिया का इलाका है, यहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था ग्रासलैंड्स, स्टेपीज जिन्हें कहते हैं, वहाँ से आर्यंस आए थे। और कहाँ आए थे आर्यंस? आर्यंस मैंने आपको बोला था कि आर्यंस पंजाब यानी सप्त सिंधु वाले इलाके में आए थे। मैंने आपको 7 रिवर्स के नाम बताए थे और एक सरस्वती का नाम इंपॉर्टेंट बताया था। तो आप कमेंट में लिखिएगा अगर आपने लेक्चर ढंग से देखा है, तो 7 नदियों के नाम लिख के एकदम सीरीज वाइज जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही लिख के भेजिए। ये सरस्वती रिवर है यहाँ पे, और ये रिवर विलुप्त हो चुकी है। मैंने आपको बताया था गंगा यमुना के बारे में कि एक एक बार मेंशन है गंगा यमुना भी, यानी गंगा यमुना तक अभी तक वो नहीं पहुंचे थे। बहुत कम पहुंचे थे। और विंध्याचल के पर्वत तक भी वो नहीं पहुंचे थे क्योंकि विंध्याचल का कोई मेंशन नहीं था। ये मैंने आपको बताया था। पर अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्यन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ईस्ट किस साइड होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस साइड वेस्ट बंगाल होता है उस साइड ईस्ट होता है, यानी वेस्ट बंगाल की साइड कभी वेस्ट नहीं होता। ये एक अच्छी ट्रिक है इंडिया के मैप में ईस्ट को जानने की। तो इस साइड, वो ईस्ट की साइड यहाँ बढ़ रहे थे और साउथवर्ड नीचे के डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। मैंने काफ़ी खिचड़ पिचड़ कर दिया, बट हाँ थोड़ा मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूँ। ये ईस्ट की साइड है और ये साउथ की साइड है। तो ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आर्यंस, इस साइड भी और इस साइड भी। और इसका सहारा क्या ले रहे हो? यहाँ पे आयरन, मैंने आपको बताया 800 BC के अराउंड आयरन हो गए थे। तो आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके वो कटिंग कर रहे हैं जंगल्स की, जंगल्स को क्लीन कर रहे हैं। और जो एनिमल्स मिल रहे हैं उनको भी वो मारते जा रहे हैं रास्ते में अपने शिकार के लिए। तो ऐसे काम वो कर रहे हैं। तो मेनली इनका जो मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन बनता है यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे होता है गंगा जमुना का दोआब। गंगा जमुना के दोआब में बनता है उनका मेन सिविलाइजेशन ऑफ सेंटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आप अपनी मेंस की राइटिंग में या फिर जिसका भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ लॉन्ग आंसर राइटिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा टीचर पे। तो यहाँ पे बाकी उन्होंने मूव ऑन करने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने जिन चीज़ों का यूज़ किया वो है हॉर्सेज, घोड़ों का उन्होंने काफ़ी यूज़ किया। तो पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में जैसे कुत्ता लॉयल है, वैसे ही उस ज़माने में हॉर्सेज बड़े लॉयल रहते थे। तो अब ये ज्योग्राफी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धीरे धीरे करके इधर साइड और नॉर्थ की साइड बढ़ रहे थे, और इन्होंने अब गंगा जमुना के दोआब को मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन बना दिया था। आपको दूसरे उस पर बताता हूँ। यहाँ पे सोशल लाइफ को हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तो सोशल लाइफ में जो मैंने आपको बताया था कि वर्ण होता था, वर्ण यानी क्लास, उस टाइम पे क्लास था, अर्लियर वैदिक पीरियड में क्लास कहते थे। तो ये ऑक्यूपेशन पे होता था, पर ये ऑक्यूपेशन रिजिड नहीं था। समझ रहे मेरी बात? मैंने आपको बताया था कास्ट मोबिलिटी अलाउ है। मतलब मान के चलिए एक क्षत्रिय है और उसका बेटा, क्षत्रिय का मतलब है कोई सेना में है, कोई सैनिक है, उसका बेटा अगर पढ़ाई करता है, प्रीस्ट बनना चाहता है, तो वो ब्राह्मण की उपाधि बिल्कुल ले सकता है। ये बिल्कुल अलाउ था पहले। बट अब कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है सोशल लाइफ में, अब की सोशल लाइफ में ब्राह्मण की सुप्रीमेसी देखने को हमको मिलती है, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो क्लास का ऑक्यूपेशन है वो थोड़ा रिजिड हो गया है। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण रह गए, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय रह चुके हैं। तो वो रिजिडनेस हमें देखने को मिल रही है, कठोरता हमको देखने की मिल रही है, जबकि पहले नहीं थी। यानी अब कास्ट मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हट गया था। अब वो हायरार्की पे डिपेंड हो गया था। पहले जो कास्ट ऑक्यूपेशन पे डिपेंड था वो अब हायरार्की पे डिपेंड हो गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो यहाँ पे इस टाइम पे दो महिलाएं सोशल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनकी इंस्क्रिप्शन हमें मिले, गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी और मैत्रेयी नाम की दो इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड वुमेन हम इन्हें कह सकते हैं। तो गार्गी और मैत्रेयी दो वुमेन थी जो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी, और इनके बारे में हमें लेटर वैदिक एज में साक्ष्य मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो वुमेन का स्टेटस है वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हमको वैदिक, इस वाले वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में या उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिल रहा है। तो हमें काफ़ी देखने को मिलता है कि वुमेन का स्टेटस थोड़ा थोड़ा लोअर जा रहा है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज जो कास्ट बेसिस पे थी, मतलब इंटरकास्ट मैरिज अलाउ है अभी तक, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़
आपको जनेऊ पता होगा जो ब्राह्मण धारण करते हैं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो मुझे पता है जनेऊ क्या होता है, उपनयन क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमारी जो थी वो वैदिक काल में स्टार्ट हुई। और हाँ, उस टाइम पे उपनयन की विधि सिर्फ तीन तीन मतलब अब तो सिर्फ ब्राह्मणों को होती है ये इसकी छूट, बट उस टाइम पे तीन कास्ट उसे कर सकती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शूद्रों के लिए ये बिल्कुल अलाउ नहीं थी, यानी जो SC ST ट्राइब के थे तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल अलाउ नहीं थी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन शूद्रों को कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं दी जा रही है। तो इस वजह से आप देखेंगे बाद में कि कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म का उभार आता है, उनके कॉजेज में आप पढ़ेंगे। और इनको थर्ड पे रखा गया, ये भी एक विशेषता बनती है बुद्धिज्म और जैनिज्म आने की। क्षत्रिय भी ब्राह्मण के अपोज में खड़े होते हैं, ये भी एक कॉज बन जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म का। खैर ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं, मैं आपका सिलेबस नहीं बढ़ाऊंगा, आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट आप नॉर्मली समझिए ये बातें कि सोसाइटी किस तरीके से प्रभाव डाल रही थी एक दूसरे पे। तो यहाँ पे ये तीन लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों उपनयन की विधि से जनेऊ धारण करते थे। और उस टाइम पे जनेऊ नहीं कहते थे, उस टाइम पे कहते थे द्विजा। तो द्विजा, और 8 ईयर्स के बाद ही ऐसा होता था, 8 साल के बच्चे दोबारा उपनयन की विधि से द्विजा धारण कर लेते थे। और इसे कहते थे ट्वाइस बॉर्न, यानी आपका दोबारा जन्म हुआ है। मतलब 8 साल से पहले आपका पहला जन्म है और 8 साल के बाद उपनयन के बाद आपका एक दूसरा जन्म है, जिसे ट्वाइस बॉर्न कहते थे। तो ऐसी चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिली है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि शूद्रों को उपनयन करने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी, साथ ही साथ शूद्रों को गायत्री मंत्र का जाप करने की अनुमति भी नहीं थी, गायत्री मंत्र भी इनको अलाउ नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि कास्ट कितनी ज़्यादा ब्राह्मण सुप्रीमेसी हो चुकी है, या पहले की 3 कास्टों को ठीक ठाक प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं और शूद्रों को काफ़ी चीज़ों से दखल किया जा रहा है, मतलब इनको असाइड किया जा रहा है, साइड पे किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको सोशल लाइफ काफ़ी ठीक ठाक बता दी है इसके बारे में। हाँ, अगर आपको कोई मसला है या फिर कोई चीज़ दिक्कत दे रही है जो समझ नहीं आ रही है, आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं आपके लिए यहीं पे हूँ। तो अब हम थोड़ी बहुत इस टाइम पे आने वाला एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसको कहते हैं आश्रम सिस्टम। और बचपन से ही हमने आश्रम सिस्टम कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, आश्रम सिस्टम हमने बचपन से ही कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो 4 तरीके के आश्रम सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मचर्या। और मैं आपको एक बात ये इंपॉर्टेंट दिला देता हूँ याद, कि जो आश्रम सिस्टम है ना, ये 0 से 100 साल के एज वालों के लिए है। मतलब आपके जो एजेस है, जो आपकी आयु है, उसको 25-25 साल के खंडों में बांटा गया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो जो 0 से 25 साल है उस टाइम आपको ब्रह्मचर्य रखना है, मतलब ना शादी ना विवाह, ना, आप समझ ही रही है ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। बाकी जो दूसरा है वो है गृहस्थी। गृहस्थी आती है 25 से 50 साल के बीच। तो इस टाइम पे आपको परिवार संभालना है, अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है। मतलब इस टाइम पे आपका अटैचमेंट वाला ही रहा है काफ़ी, आप समझ रहे हैं कि परिवार के साथ रहना है, उनके साथ अपना समय व्यतीत करना है। तो जैसे आपको लाइफ जीनी है, ये वाली लाइफ है आपके जीने वाली एकदम। इसके बाद 25 साल आपको वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब एक तरीके से 50 से 75 साल में, और यहाँ पे होता है मेडिटेशन वगैरह आपको करना है, आपको अपनी लाइफ का मीनिंग समझ सकते हैं या फिर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है संन्यासा। संन्यास का मतलब आप कॉमनली समझ चुके हैं, 75 से 100। और संन्यास यानी वनों में चले जाइए, अपनी संन्यास ले लीजिए, घर गृहस्थी सब छोड़ दीजिए, सारा लोभ लालच सब दूर हो जाना चाहिए। तो ये आश्रम सिस्टम उस टाइम पे आया था, जो वैदिक एज है उसका, उत्तर वैदिक काल में। तो अब थोड़ा पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में आपको समझा देता हूँ कि आपको मैंने पहले बताया था कि सभाज होती थी, याद कीजिए, एक राजन होता था। और राजन उस टाइम पे कोई अब्सोल्यूट मोनार्क नहीं था, राजन के पास बहुत सारी पावर्स नहीं थी, ये सभा राजन को गाइड करती थी। राजन को हटाया भी जा सकता था, मैंने आपको ऐसी चीज़ें बताई थी, याद कीजिए। और याद नहीं है तो एक बार लेक्चर दोबारा देखिए वैदिक पीरियड वाला। तो इस टाइम पे हुआ ये कि सभाज पहले बहुत पावरफुल होती थी, पर सभाज अब लेस पावरफुल होने लग गई। और राजन का आप डोमिनेंस देखेंगे, राजन डोमिनेंट हो रहा है, डोमिनेंस ऑफ राजन, यानी राजन ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, सभाज थोड़ा कम पावरफुल हो रही है, इस टाइम पे ऐसा हुआ है। और सभाज में एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि वुमेन को सभाज में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। पहले इंक्लूड होती थी वुमेन्स, पर अब इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट अब है ही नहीं उस टाइम पे, ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही मॉडर्न टर्म हो गया पार्लियामेंट, बट एज उस टाइम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन नहीं थी उस टाइम पे, बिल्कुल अनुमति नहीं थी वुमेन्स को सभा में बैठने की। और यही सभाज पूरी सोसाइटी के डिसीजन लेती थी उस टाइम पे। पूरी पॉलिटिकल पावर किसके पास है, सभाज और राजन के पास। तो राजन तो आप समझ सकते हैं कि आज का प्राइम मिनिस्टर है, और सभाज आज की पार्लियामेंट है। तो ये चीज़ें आगे मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइब्स जो है, मैंने आपको बताया था एक भारता ट्राइब्स, याद है बैटल ऑफ 10 किंग्स में जो जीत के आई थी भारता ट्राइब्स, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो भारता ट्राइब्स के जैसे ही कुछ बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी, और वो बड़ी बड़ी ट्राइब्स कैसे हो गई थी, उन्होंने बाकी छोटी ट्राइब्स को अपने साथ मिला दिया था। मतलब एक बड़ी ट्राइब है, उसने छोटी छोटी ट्राइब्स को अपने साथ मिला दिया, और वो बन गई, अब क्या बन गई वो अब बन गई राष्ट्र।
ऐसी इस टाइम पे भारता ट्राइब्स का कहीं जिक्र हमको नहीं मिलता है लेटर वैदिक एज में। इस टाइम पे एक ट्राइब का हमें जिक्र मिलता है, उसका नाम है राष्ट्र, और इसी राष्ट्र ट्राइब से ये नाम राष्ट्र पड़ा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बड़ी ट्राइब है जिसके साथ छोटी छोटी आसपास की छोटी छोटी ट्राइब्स मिल रही है, और फिर वो बन रहा है राष्ट्र। जैसे आज हम एक पूरा नेशन कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, वैसे ही उस टाइम पे राष्ट्र है, मतलब एक टर्म है राष्ट्र, बट एक टर्म के साथ एक ट्राइब है जिसका नाम राष्ट्र है, और वो काफ़ी बड़ी ट्राइब है, इसी वजह से ये टर्म का नाम भी राष्ट्र दिया है। आई होप तुम्हारा या फिर आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो ये राष्ट्र था, एक टर्म था जो छोटी छोटी ट्राइब को बड़े बड़े अपने किंगडम्स में मिला के चल रहा था, और उसे राष्ट्र कहा जा रहा था। तो जैसे यहाँ पे दो राष्ट्र काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हमें मिले हैं, कुरु और पांचाल। आप देखेंगे कि जब मगध हम पढ़ेंगे तो उसमें कुरु और पांचाल का जिक्र हम देखेंगे कि महाजनपदों में इन्हें कैसे शामिल किया गया है। तो इस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्राइब जो थी, जो राष्ट्र था, वो कुरु और पांचाल था। और अगर अर्ली वैदिक एज में हम देखें तो हम देखेंगे भारता ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर थी। तो एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इन राष्ट्रों के पास अभी तक ही कुरु और पांचाल के पास अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। जैसे आज भारत के पास अपनी आर्मी है, नौसेना, थल सेना, ऐसी कोई आर्मी अभी तक देखने को नहीं मिली है। बट हाँ, आयरन के वीपन पूरे डेवलप हो चुके हैं। अभी आयरन के वीपन इनके पास काफ़ी अच्छे से हैं और ये पूरे तरीके से डेवलप हो चुके हैं। तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से ऑफिसर किस किस टाइम पे क्या क्या रहे यहाँ पे, और ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पीसीएस एग्जाम में या फिर ग्रुप डी, ग्रुप सी, इन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसी चीज़ें कि क्या कहते थे इनको। तो पुरोहित, सबसे पहला टर्म है पुरोहित। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, ब्राह्मण, ठीक है। और ये प्रीस्ट क्या करता था, ये राजन को सलाह देता था। फिर हम पढ़ेंगे ग्रामणी। आई नो थोड़ा राइटिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है समझनी, पर मैनेज करिए आप। ग्रामीणी का मतलब है विलेजर्स, जो विलेजर्स में अरेंजमेंट या मैनेजमेंट करने वाला इंसान है, उसे ग्रामीणी कहा जा रहा है। मतलब विलेजर्स को मैनेजमेंट करने का काम किसका है, ग्रामीणी का। पुरोहित कौन है, प्रीस्ट, सलाहकार राजन का, और ये ब्राह्मण है, ये सारे रिचुअल्स करता है। तीसरा जो है वो है सेनानी। सेनानी है कि हेड ऑफ वॉरियर्स, यानी जो वॉरियर्स है, जो सेना है, उनका सेनापति है ये, और इसे सेनानी कहा जा रहा है। ध्यान रखिए, सेनापति नहीं कहा जा रहा है, सेनानी कहा जा रहा है। फिर एक है रत्नानी। रत्नानी का मतलब है कि ये किंग का मेन एडवाइजर है, किंग का मेन एडवाइजर है, मतलब इसकी एडवाइस के बिना राजा चलता नहीं था, इसकी इतनी पावर होती थी रत्नानी की। फिर एक है सग्राहित्री। सग्राहित्री जो है SAGRAHITRI, सग्राहित्री। सग्राहित्री जो है सारा ट्रीजर, जितना भी किंग ने अपने टाइम पे इकट्ठा किया है, वो सारा ट्रीजर की देखभाल करने वाला होता था सग्राहित्री। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट है भगदूहा, और मैं इन सब टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट भगदूहा को ही मानता हूँ, क्योंकि ये है टैक्स कलेक्टर, और टैक्स से संबंधित काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ये वाला आपको जरूर से जरूर याद रखना है कि भगदूहा क्या था उस टाइम पे। बाकी आप समझ जाएंगे, थोड़ा ग्रामणी से समझ में आ रहा है, ग्राम को संभाल रहा है, सेनानी से समझ आ रहा है, सेना को संभाल रहा है। तो ये सब थोड़ी, ये तो कॉमन है। पुरोहित भी कॉमन है, साफ साफ पता चलता है पुरोहित मतलब ब्राह्मण या फिर पूजा पाठ करने वाले लोग, तो ये कॉमन है। बट ये कॉमन नहीं है भगदुआ, सग्राहित्री, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। इकोनॉमी पे नजर डालते हैं। इकोनॉमी, मैंने आपको बताया कि पहले उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था। अगर आप देखें अर्लियर वैदिक पीरियड में उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मेन ऑक्यूपेशन उनका तब जो था वो था उनका पेस्टोरल लाइफ। यानी मैंने बताया था आपको कि वो अपनी गाय भैंसे चराते थे, चराते चराते वो नॉमेडिक भी हो जाते थे, इधर उधर स्थानांतरण करने लगते थे। तो ऐसी उनकी लाइफ चल रही थी। मतलब मेनली किन पे डिपेंड थी, ऑन एनिमल्स। उनका मेन ऑक्यूपेशन ये उस टाइम पे था, कब, अर्लियर वैदिक पीरियड में, पिछले लेक्चर में। बट अब उनका मेन ऑक्यूपेशन ये नहीं रहा, अब उनका मेन ऑक्यूपेशन शिफ्ट हुआ। अब उनका मेन ऑक्यूपेशन बन गया एग्रीकल्चर। और ये वाला जो था पेस्टोरल लाइफ, नोमैडिक कल्चर, ये बन गया उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, उन्होंने एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट जरूर हुए, बट सेकेंडरी उनका ये चल रहा है। तो जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर बढ़ेगा। तो पहले मैंने आपको बताया था कि अर्लियर में काऊ की इंपॉर्टेंस थी, इस वजह से थी क्योंकि वो मेन ऑक्यूपेशन था, इसलिए काऊ की इंपॉर्टेंस थी। तो अब एग्रीकल्चर में शिफ्ट हुए हैं, तो अब काऊ की इतनी वैल्यू होगी, नहीं होगी। काऊ की अब वैल्यू नहीं थी। अब सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ किसको हो रही थी, यहाँ मैंने आपको गविष्टि बताया था, याद करिए अर्लियर में। गविष्टि यानी गायों के लिए लड़ाई करना, गायों के लिए वॉर हो जाती थी, लड़ लेते थे लोग, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से लड़ रही है बिल्कुल कि हमारी गाय वापस करो। बट अब जो लड़ाई का मुद्दा था वो अब एग्रीकल्चर में लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा लैंड पे ही पूरी खेती होती है, तो अब लैंड के उस पर लड़ाइयाँ हो रही है, काऊ पे नहीं हो रही है। और धीरे धीरे काऊ की इंपॉर्टेंस गिर रही है। आप देखेंगे कि सेक्रीफाइसेज ऑफ काउज यहाँ पे शुरू हो गया है। सेक्रीफाइसेज मतलब बलि, गायों की बलि देना स्टार्ट हो चुका है।
तो ऐसी चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुआ और लैंड को बहुत इंपॉर्टेंस दी। लैंड के लिए लोग लड़ जाते थे अब और इससे पहले काउस पे था और काउस की वैल्यू अब थोड़ा कम होने लग गई। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ अर्बन सेंटर्स उभर के आए इस टाइम पे, जैसे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आपको पता है, हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र का इलाका है और मेनली जो कुरुक्षेत्र का इलाका नहीं है बट उसी साइड है। हस्तिनापुर एक राज्य है। आपको पता होगा कि जो हम देखते हैं महाभारत में कौरव पांडव ने हस्तिनापुर में काफ़ी राज किया है। सबसे पहले भीष्म पितामह, उन्होंने पूरा संभाला हस्तिनापुर को। फिर धृतराष्ट्र भी गद्दी पे बैठे, फिर पांडव में बैठे, युधिष्ठिर बैठे गद्दी पे, और पांडु जो उन पांचों के पिताजी थे पांडव के, वो भी पांडु खुद हस्तिनापुर के राजा रहे। तो हस्तिनापुर काफ़ी बढ़ चढ़ के अर्बन सेंटर्स में एक था और कई तरीके के आयरन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज इस टाइम पे होने लग गया था। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सन ड्रॉन प्लफ, यानी अब जो बैलों में बांध के जो हल लगवाते थे वो हल लगना अब शुरू हो चुका था। ऐसा प्लफ बन चुका था हल लगाने के लिए। और थोड़ा बहुत इकोनॉमी में मैंने छोड़ दिया है शायद वैश्य के बारे में मैंने आपको ये छोड़ा है कि वैश्य जो थे, वैश्य आपको पता है तीसरे नंबर पे इनका पोजीशन थी कास्ट सिस्टम में। तो वैश्य क्या करते थे, अब गिल्ड सिस्टम में विश्वास रखते थे। मतलब वैश्य आपस में मिल गए और उन्होंने अपनी गिल्ड बना दी। गिल्ड का मतलब पता है आपको, गुट बना दिया उन्होंने अपने, और इन गिल्डों में वो व्यापार करने लगे एक गिल्ड से दूसरी गिल्ड में। तो इन गिल्ड में कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर का मेंशन उस टाइम पे हो रखा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कहीं भी, 4 ऑप्शन आपको देता है कि कब से शुरू हुआ गोल्ड और सिल्वर, और आपके उसमें लेटर वैदिक एज दिखता है, उत्तर वैदिक काल दिखता है, तो आप बिल्कुल लेटर वैदिक एज को ही मेंशन करना। बट अगर नहीं दिखता है तो आपको उसका आंसर कुछ और लगाना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस युग में गोल्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। अगर हम देखें कि गोल्ड के सिक्के कब आए, तो कनिष्क के टाइम पे गोल्ड के सिक्के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। फिर अयस्क, अब जो यहाँ पे आयरन है वो भी एक अयस्क है। तो आयरन को आयरन कह के नहीं पुकारते थे, आयरन तो बहुत बाद का वर्ड है, बट उस टाइम पे कहेंगे श्याम अयस्क। आयरन का उस टाइम क्या नाम था, श्याम अयस्क। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको इकोनॉमी भी ठीक ठाक बता दी है। मैं आपको रिलीजन और फिलॉसफी पे लेके चलता हूँ कि उस टाइम का क्या रिलीजन और क्या फिलॉसफी रही होगी। तो रिलीजन की बात करें, मैंने आपको बताया था कि अर्लियर वैदिक एज में, याद कीजिए, इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बोली थी कि टॉप नॉच थी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट अब इनकी इंपॉर्टेंस है वो लेस हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट रह चुका है प्रजापति मोर इंपॉर्टेंट हो चुका है। रुद्र, विष्णु, पुषाण, हम देख रहे थे पुषाण के बारे में। तो पुषाण जो है वो गायों का रखवाला है, प्रोटेक्टर। पर एज अ गॉड ये कोई आम आदमी नहीं है, एक भगवान है उस टाइम के। बाकी विष्णु को अगर हम देखें, विष्णु को हम उस टाइम पे माइनर गॉड समझते थे, एक छोटा भगवान समझते थे, ज़्यादा बड़ा भगवान नहीं समझते थे। और साथ ही साथ गॉड ऑफ एनिमल्स भी हम कहते थे विष्णु। गॉड ऑफ एनिमल्स हम रुद्रा को कहते थे, सॉरी, गॉड ऑफ एनिमल्स हमारे लिए रुद्रा है, और विष्णु हमारे लिए अभी तक माइनर गॉड है और प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स भी हम इसे कह सकते हैं, या जनता का रखवाला। तो और रुद्रा को हम कहते थे गॉड ऑफ एनिमल्स, या फिर डिस्ट्रॉयर भी रुद्रा को कहा जाता था। तो ऐसे उस टाइम पे रिलीजन चल रहे थे, इन गॉड्स को इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको कहूंगा पुषाण जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पुषाण आपसे पूछ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में किस गॉड की सबसे इंपॉर्टेंस थी, उसमें पुषाण इंपॉर्टेंट है। आइडल वर्शिप की बात करें, यानी मूर्ति पूजा, तो आइडल वर्शिप नहीं आई थी, बट हाँ लेटर वैदिक एज में या फिर बाद में, काफ़ी बाद में, जैसे 500-600 BC के अराउंड, यहाँ पे आइडल वर्शिप हमें देखने को मिलती है। और हाँ, हमें आइडल में एक मूर्ति मिली है, एक फीमेल की मूर्ति मिली है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आइडल वर्शिप में हमें काफ़ी चीज़ें मिली है। तो काफ़ी वर्शिप जो थी वो बेस्ड थी काफ़ी गायों पे, मतलब गाय की बलि पे, सैक्रिफाइसेस। तो अब सिंपली प्रेयर्स नहीं हो रही है। प्रीस्ट जो है वो नॉर्मल पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके रिचुअल्स हर टाइम पे डिपेंड हो रहे हैं सैक्रिफाइसेस पे। ज़्यादातर वो गाय की बलि मांग रहे हैं, कहीं लैंड मांग रहे हैं, वो अपना भला देख रहे हैं। बट गाय की बलि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो ऋग्वेदिक एज हमने अर्लियर वाला पढ़ा था, उसमें हमें बिल्कुल गाय की बलि देखने को नहीं मिली थी। बट अब गाय की बलि, गाय के सेक्रीफाइसेस काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और प्रीस्ट जो था वो बिना बलि के अब कोई काम ही नहीं कर रहा है। छोटा सा छोटा त्यौहार है तो उसमें भी वो बलि मांग रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और इन्हीं वजहों से इम्पैक्ट पड़ता है नए धर्मों के आने पर, जैनिज्म और बुद्धिज्म पे। कुछ यज्ञ या यज्ञ हम देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 यज्ञ आपको मैं बताता हूँ, राजसूया, अश्वमेधा और वाजपेयी। ये 3 यज्ञ ऋग्वैदिक काल के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजसूया सबसे पहले, राजसूया जो है
राजन करवाता है अपने जनता के लिए, राजन अपनी जनता के लिए करवा रहा है, तो वो कौन सा यज्ञ करवा रहा है? या राजसूया। अश्वमेधा है कि एक घोड़ा है, मान के चलिए कोई घोड़ा है, मेरी आर्ट काफी गंदी है बट हाँ एक घोड़ा है, और ये घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा एक बड़े से फील्ड में या फिर जहां तक भाग रहा है एक बड़े से लैंड पे, वो लैंड किसका हो जा रहा है? राजन का। वो भागे जा रहा है इधर से इधर, और जिधर जिधर तक वो भाग रहा है वो पूरा राज्य राजन का हो जा रहा है, वो पूरा जितनी जगह है वो राजन के पास चली जा रही है। और मान के चलिए इस घोड़े को रोकने की किसी किसी ने कोशिश की, कोई आदमी आ गया कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा घोड़े को, ये मेरा लैंड है, तो उसे किससे लड़ना पड़ेगा? राजन से लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि राजन की डोमिनेंस काफ़ी बढ़ चुकी है इसमें। तो ऐसा भले ही कभी देखने को नहीं मिला आम की कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया, जनता राजन के अपोज में खड़ी हो गई, बट क्योंकि राजन को एक तरीके से आइडियल आदर्श माना जाता था उस टाइम पे, तो ऐसा देखने को नहीं मिला। बट ये इसके रूल्स थे अश्वमेध यज्ञ के। वाजपेयी यज्ञ हम देखते हैं, वाजपेयी यज्ञ एक चैरिट रेस होती थी, मतलब एक ही टाइम में कई लोग रेस कर रहे हैं घोड़ों पे बैठ के। तो अब इसमें मेनली राजन शामिल होते थे और राजन को जिताने के लिए ही ये यज्ञ करवाते थे। तो मेनली अगर कई बार राजन जीत भी नहीं पाता था तो जनता खुद ही राजन को जीतने के लिए कर देती थी, मतलब खुद ही राजन को जीत दे देती थी। तो ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली। इससे हमें ये भी पता चलता है कि राजन जो है उसकी वैल्यू जनता के दिल में काफ़ी अच्छी है, वो एक आइडियल पोजीशन पे है, साथ साथ वो डोमिनेंट भी है। तो एक आइडियल डोमिनेंस को लेके वो चल रहा है। आइडियल डोमिनेंस से मुझे कुछ याद आया कि मैकियावेली के कुछ राजा पे सिद्धांत थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया था कि कैसे कैसे एक आदर्श राजा हो सकता है, उसकी कितनी क्रूरता होनी चाहिए, कितना उसमें साहस होना चाहिए, तो वो सब। बट यहाँ पे राजा एकदम आइडियल पोजीशन पे है, उसको जनता से प्रेम भी मिल रहा है, जनता उसे पसंद भी करती है और उसका डोमिनेंस भी बना है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद मैंने आपको बताए थे, टोटल कितने उपनिषद है मैंने बताए थे अर्लियर वैदिक एज में, याद करिए। 108 है, 109 है या फिर 18 है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद करिए। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, कमेंट में बताइए। उपनिषद की अगर हम बात करें तो एंड ऑफ वैदिक पीरियड, यानी वैदिक पीरियड जब खत्म हो गया था तब उपनिषद की खोज हुई मेनली। और ये किससे हुए? ये ना आपको लगता होगा उपनिषद ब्राह्मण ने लिखे, बट नहीं, उपनिषद ब्राह्मण के बिल्कुल अपोज में थे। ये ब्राह्मण के जितने भी डोमिनेशन था प्रीस्टली डोमिनेशन इसको कहते हैं, प्रीस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट था ये उपनिषद। उपनिषद मैंने आपको बताया था कि ये टू सिट नियर समवन, यानी किसी को पास में बैठकर सुनाया जाता था। खासकर ये गुरु और शिष्य के बीच में होता था, गुरु और शिष्य के बीच में। तो मेनली ये ब्राह्मण के अगेंस्ट में था। तो कहा जाता है कई बार कि शायद उपनिषद किसने लिखा हो? क्षत्रिय ने। ऐसा मे बी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है। तो मेनली उपनिषद में क्या था? ये प्रीस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट में लिखा हुआ था, और काफ़ी चीज़ें, राइट बिलीफ, सही विश्वास, सही नॉलेज क्या है, इसके बारे में लिखा था। और उपनिषद के बारे में मेनली जो लिखा रहता है वो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि आत्मा, जो आत्मा है और जो ब्रह्मा में है, आत्मा ब्रह्मा में कैसे विलीन हो जाती है, ये बात को समझाया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं सेल्फ रिलेशन ऑफ आत्मन टू या फिर विद ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है, ऐसी बातें उपनिषद में लिखी है। तो इसे कहा जाता है कि प्रोबेबली ये क्षत्रिय ने लिखी है। और साथ ही साथ ब्रह्मा की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा की इंपॉर्टेंस एक सुप्रीम एंटिटी के तौर पे उस टाइम पे इसे कहा जा रहा है कि बहुत पावरफुल है, और इसे पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल किंग भी माना गया है ब्रह्मा को। और यहाँ उपनिषद में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसे कहते हैं ज्ञान। तो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान भी बता देता हूँ, ये उपनिषदों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान। याद कीजिए, एक उपनिषद मैंने आपको बताया था जिसमें सत्यमेव जयते हैं। उपनिषद का नाम आप अगर लेक्चर सही से देखते हैं तो जरूर बताइए। प्रिंसिपल ऑफ ज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ट्रू नॉलेज फॉर पीस, यानी शांति की जो सत्यता है उसके बारे में जानना। दूसरी, सोल के बारे में बताया है ज्ञान में। तीसरा जो है वो है साल्वेशन, इसको कहते हैं मुक्ति। जिससे मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, ब्रह्मा में विलीन हो जाना मुक्ति है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। सोल के बारे में यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट और दिए हैं कि सोल जो है वो चेंज नहीं हो सकती, चेंजलेस है। सोल एक सोल दूसरे सोल में परिवर्तित नहीं हो सकती। सोल इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी सोल खत्म नहीं हो सकती। और सोल इमॉर्टल है, यानी अजर अमर है। ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि वस्त्र चेंज करती है आत्मा, एक तरीके से शरीर जो है वस्त्र का काम करते हैं, तो वैसी सोल है, एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र की तरफ, यानी एक शरीर से दूसरे वस्त्र की तरफ, दूसरे शरीर की तरफ जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने आपको काफ़ी लेटर वैदिक एज बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था ना बीच में कि कास्ट सिस्टम में किस तरीके से दिक्कत आ रही थी, जिस तरीके से जैनिज्म और बौद्धिज्म आया। तो मैं आपको बताऊंगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म कैसे कैसे उभरा, क्या उसके कारण थे, और पूरा आपको ढंग से लेक्चर दिखाऊंगा। अगर आपको इस पर बड़े लेक्चर भी चाहिए 1.5 घंटे के, तो मैं बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ।